औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमारे पास है बेटा वो न्यूक्लियस है। तो आज के टॉपिक में जिन न्यूक्लियस के जिन कंटेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे वो ये है कि पहले हम देखेंगे ये न्यूक्लियस जो है इसको डिस्कवर किसने किया। फिर हम देखेंगे जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनमें जो ये न्यूक्लियस है, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस कि सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी पोजीशन क्या है। फिर हम देखेंगे ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी शेप क्या होती है। फिर ये पूरा न्यूक्लियस जो है इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फोकस रहेगा न्यूक्लियर एनवेलप पे, न्यूक्लियोप्लाज्म पे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स पे, न्यूक्लियस पे। और लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए मैं असाइनमेंट और इवैल्यूएशन का वर्क रखूंगा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए पहले ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस क्या है। जैसे कि इस न्यूक्लियस की मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखी है। मैंने लिखा है इट इज अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड, इट इज अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अगर हम देखेंगे ये न्यूक्लियस जो है जिसकी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है ये एक सेल का ऑर्गेनल है, लेकिन ये मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि इसके पास इसके पास इट इज इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। ये जो मैंने रेड कलर से बनाया यहाँ पे ये इसका मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। फिर ये मेम्ब्रेन कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। which contains all the genetic information for controlling cellular metabolism and transmission to posterity इसका मतलब हुआ ये न्यूक्लियस जो हमारे पास है, ये न्यूक्लियस जो सेल्स के अंदर होता है ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन है। इसके पास डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। और काम क्या है इस न्यूक्लियस का, इस न्यूक्लियस के अंदर वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन में से ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर इतनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है हमारे सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है, जितने भी फंक्शंस होती है, उन तमाम फंक्शंस को यही न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। क्योंकि उन फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो इसी के अंदर पाई जाती है। और ये न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गन है कि इसके अंदर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसमिट होता है टू पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन। पोस्टेरिटी का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन, यानी कि कमिंग जनरेशन, यानी कि जो फादर होता है, मदर होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनसे जो न्यू प्लांट्स आते हैं, या मदर और फादर से जो न्यू जनरेशन बनती है उस तक जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी इसी न्यूक्लियस के जरिए पहुंचती है। इसलिए मैंने लिखा था इट इज ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विच कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर controlling cellular metabolism and transmission to posterity। इज इट क्लियर? हाँ, तो बेटा ये न्यूक्लियस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो हम देखेंगे ये न्यूक्लियस जो बेटा है ये डिस्कवर किसने किया। तो डिस्कवर करने से पहले अगर हम देखेंगे ये न्यूक्लियस जो बेटा है इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गन्स हमने पढ़े हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस को कहते हैं बेटा बॉस ऑफ दिस सेल, इसको कहते हैं बॉस ऑफ दिस सेल। तो आपको समझ आया होगा कि इस न्यूक्लियस को क्यों कहते हैं बॉस ऑफ द सेल, बिकॉज इट कंट्रोल्स सेल्युलर मेटाबॉलिज्म एंड ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियस एंड इट आल्सो इन ट्रांसमिशन टू पोस्टेरिटी। और उसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, उसी सेल्युलर मेटाबॉलिज्म को ये फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाता है। तो अब हम देखेंगे ये जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है
पहले हम देखेंगे इसकी डिस्कवरी किसने की है, यानी कि इस न्यूक्लियस जो बेटा है, इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है। अगर हम ये जो मैंने यहां पे डायग्राम दिखाई है आपको न्यूक्लियस की, ये न्यूक्लियस जो है इसकी डिस्कवरी अगर हम देखेंगे, इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सीन बाय लिवेनहॉक। सबसे पहले इसको किसने देखा था, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लिवेनहॉक। सबसे पहले इसको लिवेनहॉक ने देखा था, और उस लिवेनहॉक ने इस न्यूक्लियस को कहां पे देखा था, इन द आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स ऑफ फिश। जो आरबीसीज फिश की होती है उसी के रेड ब्लड सेल्स में, रेड ब्लड कॉर्प सेल्स में उसने इसको देखा था। तो डिस्कवरी इसकी किसने की है, सबसे पहले लिवेनहॉक ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ फिश। लेकिन सबसे पहले इस न्यूक्लियस को स्टडी किसने किया, यानी कि इट वाज स्टडीड बाय, सबसे पहले इसको स्टडी किसने किया, सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किसने किया, स्टडी किसने किया, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय रॉबर्ट ब्राउन। सबसे पहले इसको रॉबर्ट ब्राउन ने स्टडी किया 1831 में, और किसके अंदर, इन एन ऑर्चर्ड सेल, इन एन ऑर्चर्ड सेल, यानी कि जो हमारे पास ऑर्चर्ड्स होते हैं उनके जो स्टेम होता है, ऑर्चर्ड्स का जो रूट होता है, रूट स्टेम वगैरह, तो उन्हीं के अंदर, यानी कि रूट जो होते हैं ऑर्चर्ड्स के, उन्हीं रूट सेल्स के अंदर, ऑर्चर्ड जो हमारे पास बागात होते हैं, उन्हीं वो जो बाग होते हैं उनके पास जो दरख्त होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं, उन्हीं रूट सेल्स में सबसे पहले इस न्यूक्लियस को स्टडी किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इस तरह सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया लिवेनहॉक ने आरबीसीज ऑफ फिश में, लेकिन डिस्क्राइब करना, स्टडी करना वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1831 में इन एन ऑर्चर्ड सेल। तो बेटा ये मैंने आपको इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बताया। तो अब हम देखेंगे ये न्यूक्लियस जो बेटा है इसका नंबर क्या होता है, नंबर। हाँ, तो बेटा कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे हैं, अगर हमारे पास एक सेल है, कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे हैं जिसके पास सिर्फ इस जैसी, ये न्यूक्लियस जो है एक ही न्यूक्लियस एक सेल के अंदर होता है, और जिन सेल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है उनको यूनिन्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। उन सेल्स को क्या कहते हैं, यूनिन्यूक्लिएट सेल। जब एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा उस सेल को क्या कहेंगे, यूनिन्यूक्लिएट। लेकिन कुछ सेल्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, और उन सेल्स को क्या कहते हैं, बाइन्यूक्लिएट सेल्स। उन सेल्स को क्या कहते हैं बेटा, बाइन्यूक्लिएट सेल्स। जैसे मैं एक प्रोटिस्टन की एग्जांपल दूंगा बेटा, प्रोटिस्टन पैरामीशियम क्यूडेटम, पैरामीशियम क्यूडेटम एक स्पेशी है पैरामीशियम की। वो जो पैरामीशियम है बेटा उसकी बॉडी में, वो पैरामीशियम जो है उसकी बॉडी में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, क्योंकि पैरामीशियम जो बेटा है ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसकी बॉडी में 2 न्यूक्लियस होते हैं। जब एक सेल के अंदर, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो इस न्यूक्लियस को क्या कहेंगे बेटा, इस सेल को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बाइन्यूक्लिएट सेल। और बाइन्यूक्लिएट सेल कौन होती है, पैरामीशियम क्यूडेटम। लेकिन हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे भी है जिन सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, और जिन सेल्स में 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं उन सेल्स को मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। उन सेल्स को मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं, या उनको पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स, पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स का मतलब हुआ जब एक ही सेल के अंदर 2 से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाएंगे, 3 पाए जाएंगे, 4 पाए जाएंगे, 5 पाए जाएंगे, तो उन सेल्स को मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स या पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। जैसे हमारे पास
फंगल सेल्स हैं, फंगल सेल्स, फंगल सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। एल्गी सेल्स, एल्गी सेल जो बेटा एल्गा सेल जो है वो भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इसी तरह हमारे पास बोन मैरो सेल्स एनिमल्स में, बोन मैरो सेल्स, बोन मैरो सेल जो एनिमल्स में होते हैं वो भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसी तरह हमारे पास सिट्रेटेड मसल सेल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे पास स्केलेटल सिस्टम के अंदर मसल्स होते हैं, सिट्रेटेड मसल सेल्स, वहां पे एक मसल सेल के अंदर 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इसलिए जो मैंने यहाँ पे फंगल सेल्स के बारे में बताया, एल्गल सेल्स के बारे में बताया, बोन मैरो सेल्स के बारे में बताया या सिट्रेटेड मसल सेल्स के बारे में बताया, इन तमाम सेल्स के अंदर एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। इसलिए इन सेल्स को मल्टी न्यूक्लिएट या पॉली न्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। गुड। तो इसके बाद हम देखेंगे ये जो मैंने यहां पे डायग्राम बनाई है न्यूक्लियस की, अब हम देखेंगे इसकी शेप क्या होती है। शेप इसकी क्या होती है बेटा, अगर हम देखेंगे नॉर्मली, अगर हम देखेंगे जितने भी न्यूक्लियस हम देखते हैं दे आर मोस्टली आउटलाइन में वो राउंडेड होते हैं, दे आर मोस्टली राउंडेड इन आउटलाइन। मोस्टली जो न्यूक्लियस होता है, मोस्टली न्यूक्लियस वो राउंडेड होते हैं आउटलाइन में। लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करेंगे, प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में जो हम न्यूक्लियस देखते हैं, प्लांट सेल्स के अंदर जो हम न्यूक्लियस देखते हैं उसकी शेप जो बेटा है मेजॉरिटी प्लांट सेल्स में वो ओवल होती है, दैट इज ओवल। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है मेजॉरिटी सेल्स में इसकी ये आउटलाइन में राउंडेड होती है, लेकिन प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस की शेप ओवल होती है। क्लियर। अगर हम हमारे पास इपिथेलियल टिश्यू होता है जिसको स्क्वैमस इपिथेलियम कहते हैं, स्क्वैमस इपिथेलियम, इपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप है इपिथेलियम, स्क्वैमस इपिथेलियम। अगर हम स्क्वैमस इपिथेलियम में न्यूक्लियस देखेंगे, स्क्वैमस इपिथेलियम के जो सेल्स हैं, इस टिश्यू के जो सेल्स हैं, अगर उन सेल्स में हम न्यूक्लियस देखेंगे वो न्यूक्लियस जो बेटा है वो डिस्क शेप होता है, डिस्क शेप। इसलिए मैं यहां पे कहूंगा कि हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, एनिमल्स का जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है उसमें जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस हो वो न्यूक्लियस डिस्क शेप का होता है। प्लांट्स में न्यूक्लियस ओवल शेप का होता है और मेजॉरिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस जो है इट इज राउंडेड इन आउटलाइन। तो मैंने ये शेप के बारे में आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर कि ये जो न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे बेटा दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। देखो बेटा आउटर मोस्ट कवरिंग ये है न्यूक्लियर एनवेलप। जो ये न्यूक्लियर एनवेलप है बेटा इट इज द outer covering of nucleus, outer covering of nucleus, or we can say it is the covering present outside nucleus, or we can say that it is the membrane, it is the membrane present outside, outside nucleus। हाँ, यानी कि ये वो मेम्ब्रेन है जो इसके बाहर वाले साइड होती है, या हम सीधा कह सकते हैं इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। इस पूरे न्यूक्लियस की जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे बनाई है, इस रेड कलर से यहाँ पे क्या कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ये यहाँ पे पूरा न्यूक्लियर एनवेलप है जो मैंने रेड कलर से दिखाया है। लेकिन ये न्यूक्लियर एनवेलप जो बेटा है इसको दूसरा नाम कैरियोथीका कहते हैं, कैरियोथीका, कैरियोथीका। दिस न्यूक्लियर एनवेलप it is also called as karyotheca, karyotheca because karyon is the scientific name of nucleus। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि कैरियन जो है, कैरियन
दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस का साइंटिफिक नेम होता है, इसलिए इस आउटर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका भी कहते हैं। क्लियर? कैरियोथिका भी कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे ये न्यूक्लियर एनवेलप जो है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जिसको कैरियोथिका भी कहते हैं बेटा, इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। इट इज डबल लेयर्ड, ये 2 लेयर्स का बना होता है। फर्स्ट, इसके पास पाया जाता है आउटर मेम्ब्रेन, नंबर सेकंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आप जरा देखो, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है और ये वाला इसका इनर मेम्ब्रेन होता है। और ये आउटर मेम्ब्रेन जो है और ये इनर मेम्ब्रेन, यहां पे भी आउटर एंड इनर, यहां पे भी आउटर एंड इनर, दोनों को मिला के क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। दोनों को मिला के क्या कहते हैं? कैरियोथिका। दोनों को मिला के क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन आउटर वाले को क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, या इसको कहेंगे आउटर कैरियोथिका। और इनर को क्या कहेंगे बेटा? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन या इनर एनवेलप या इनर कैरियोथिका। इनर कैरियोथिका। अगर हम इसका आउटर कैरियोथिका देखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन देखेंगे, ये वाला, ये बेटा रफ होता है। इट इज रफ। ये क्यों रफ होता है? जो मैंने ब्लैक डॉट्स इस पे दिखाए हैं, यहां पे भी ब्लैक डॉट्स, यहां पे भी ब्लैक डॉट्स, यहां पे भी बेटा, दीज ब्लैक डॉट्स आर एक्चुअली राइबोसोम्स। दीज आर राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स किस पे पाए जाते हैं? आउटर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, आउटर कैरियोथिका पे पाए जाते हैं। सो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की वजह से, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है बेटा? रफ। वो क्या होता है? रफ। लेकिन जहां पे भी आप इनर मेम्ब्रेन देखोगे, यहां पे इनर मेम्ब्रेन देखो, यहां पे इनर मेम्ब्रेन देखो, यहां पे इनर मेम्ब्रेन देखो, इनर मेम्ब्रेन जो बेटा है ये स्मूथ है। क्या है बेटा? ये स्मूथ। क्योंकि बिकॉज इट लैक, LACK, बिकॉज इट लैक राइबोसोम्स। क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इट इज फ्री ऑफ राइबोसोम्स। ये फ्री ऑफ राइबोसोम्स है, दैट इज व्हाई ये दूसरा मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन जो है, ये स्मूथ है। तो बेटा ये मैंने आपको किसके बारे में कहा था? कहा है न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। लेकिन इसी न्यूक्लियर एनवेलप को अगर हम देखेंगे, इस न्यूक्लियर एनवेलप में आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बीच में बहुत सारी जगह डाली है। देखो, यहां पे भी जगह, यहां पे भी स्पेस, यहां पे भी स्पेस, यहां पे भी और यहां पे भी। एक्चुअली ये स्पेस क्या होती है? एक्चुअली दीज आर माइक्रोस्कोपिक पोर्स। ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं बेटा? माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। और इन माइक्रोस्कोपिक पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स, ये पोर्स होते हैं, ये परफोरेशंस होते हैं। और इन पोर्स को, इन परफोरेशंस को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। बच्चे को समझाने के लिए हम यहाँ पे ये बड़ा पोर दिखाते हैं, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक होता है। और इन माइक्रोस्कोपिक पोर को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। कहा जाता है कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये जो कैरियोथिका है, इसमें पाए जाते हैं अबाउट 1 लाख न्यूक्लियर पोर्स। 1 लाख न्यूक्लियर पोर्स, 1 लाख न्यूक्लियर पोर्स इसमें होते हैं। इज इट क्लियर? तो बेटा ये पूरा मैंने आपको किसके बारे में बताया? न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में, जिसको कैरियोथिका भी कहते हैं। उसके बाद इसमें हम देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, हाँ, ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो बेटा है, ये जो मैंने ब्लैक डॉट यहां पे दिखाई, ये फ्लूइड जो इस पूरे न्यूक्लियस के अंदर मैंने जो ये फ्लूइड दिखाया है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो बेटा, ये फ्लूइड जो यहां पे है, जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, इसका यहां पे मैंने नाम लिखा है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर सैक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियोलिफ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरियोलिफ।
इसको न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं, इसको कैरियोलिप भी कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो बेटा है, जिसको न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं, जिसको कैरियोलिप भी कहते हैं, ये जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड होता है। सेमी फ्लूइड, हाँ, यानी कि ये फ्लूइड शेप होती है, ये जेली लाइक होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। काम क्या है इस न्यूक्लियोप्लाज्म का? इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये जो फ्लूइड पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के फ्लूइड के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, दो मेन एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। पहला है डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज, राइबो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? देखो बेटा, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर होती है। किसके अंदर होती है बेटा? डीएनए के अंदर होती है। और हमारे पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए। अब हमारे पास ये डीएनए जो बेटा है और आरएनए जो होता है, इसकी फंक्शनिंग के लिए और इसकी सिंथेसिस के लिए, इसकी फंक्शनिंग के लिए ये इस न्यूक्लियस के अंदर फंक्शन करना चाहिए, और इसकी सिंथेसिस, इन दोनों के बनाने के लिए, फॉर्मेशन के लिए, यानी कि पहले किसकी फॉर्मेशन के लिए? पहले किसकी सिंथेसिस के लिए? डीएनए की फॉर्मेशन के लिए। फिर किसकी? डीएनए की फंक्शनिंग के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है? डीएनए पॉलीमरेज। फिर हमारे पास इस सेल के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर आरएनए, उसकी फॉर्मेशन के लिए और आरएनए की फंक्शनिंग के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है? आरएनए पॉलीमरेज। और ये डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, ये दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं? इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। गुड। तो बेटा ये मैंने आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बताया। अब उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद यहां पे अगर हम देखेंगे न्यूक्लियर मैट्रिक्स, हाँ बेटा आप देख सकते हो, ये जो मैंने न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये इसका न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स मैंने दिखाया है। ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो बेटा है, दीज आर फाइन फाइब्रिल्स, ये फाइन फाइब्रिल्स होते हैं। ये फाइबर जैसे होते हैं, शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। दीज आर शॉर्ट फाइबर्स, ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। प्रेजेंट होते कहां पे हैं? ये प्रेजेंट बिलो द न्यूक्लियर एनवेलप, प्रेजेंट बिलो द न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप के बिलो पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं, इनसाइड पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। अब ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो बेटा है, इसका काम क्या है? ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है, इट एक्ट्स एज स्केलेटन, यानी कि ये स्केलेटन का काम करता है। यहां पे स्केलेटन का मतलब क्या है? यहां पे स्केलेटन का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है, ये जो हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो डबल लेयर्ड है। अब इसको स्ट्रेंथ देना, इसको मैकेनिकल सपोर्ट इसको देना, इसको स्ट्रेंथ देना, इसको मजबूती देना, वो किसका काम है? वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स का काम है। इसका मतलब ये फाइन फाइबर जो है, ये फाइन फाइबर जो है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये इस न्यूक्लियर एनवेलप को स्ट्रेंथ देते हैं, ये इस न्यूक्लियर एनवेलप को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ये इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देते हैं। दैट इज वाई जब ये इसको स्ट्रेंथ देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, तो ये इसका क्या बनता है बेटा? ये इसका स्केलेटल बनता है, ये इसका स्केलेटल नेटवर्क बनाता
है। और ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स हैं ये बने होते हैं बेटा एसिड्स के, ये एसिड प्रोटीन्स के बने होते हैं, कौन एसिड प्रोटीन्स के बने होते हैं, यानी कि एसिड प्रोटीन्स के बने होते हैं ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ये फाइबर्स जो सपोर्ट करते हैं न्यूक्लियर इनलप को, इसको स्ट्रेंथ देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, और ये एसिड प्रोटीन्स के बने होते हैं। उसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर बेटा वो इसको न्यूक्लियस 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 जो बेटा है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो बेटा है ये इस, अगर हम देखेंगे ये इस पूरे न्यूक्लियस के अंदर एक राउंडेड बॉडी होती है। इट इज ए राउंडेड बॉडी प्रेजेंट, इट्स ए राउंडेड बॉडी प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो मैंने यहां पे रेड कलर से एक राउंडेड बॉडी बनाई है, ये राउंडेड बॉडी जो बेटा ये क्या है, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो बेटा है ये एक राउंडेड बॉडी होती है विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर होती है। क्लियर? नॉर्मली देखा गया है, नॉर्मली जो बेटा है 1 to 4 न्यूक्लियस होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर नॉर्मली 1 to 4 न्यूक्लियस होते हैं। 1 to 4 न्यूक्लियस होते हैं किसके अंदर बेटा, इस न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम देखेंगे ये न्यूक्लियस जो बेटा है, ये न्यूक्लियस जो बेटा है, इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय फोंटेना 1781 में फोंटेना ने फोंटेना ने इस राउंडेड बॉडी को जिसका नाम है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया बेटा, न्यूक्लियस के अंदर फोंटेना ने। कब? 1781 में। लेकिन इसको डिस्क्राइब किसने किया? इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय वैगनर। लेकिन इसको डिस्क्राइब किसने किया बेटा? वैगनर ने 1840 में, कि ये जो इस पूरी न्यूक्लियस के अंदर ये राउंडेड बॉडी न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस को सबसे पहले फोंटेना ने डिस्कवर किया, लेकिन डिस्क्राइब इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें किसने दी? वैगनर ने। कब? 1840 में। क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरह मैंने आपको कहा ये न्यूक्लियस जो है ये इसके अंदर एक राउंडेड बॉडी होती है जो यहां पे इस पूरी न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। अब ये मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में आपको बताया। तो बेटा इसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पे एक पॉइंट हमें है विच इज कॉल्ड एज शेप कि न्यूक्लियस की शेप क्या होती है। अगर हम देखेंगे बेटा ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी शेप के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि मोस्टली ये राउंडेड आउटलाइन में होता है। प्लांट सेल्स में अगर हम देखेंगे वी कैन से दैट ये ओवल होता है। स्क्यूमस एपिथेलियम वगैरह की बात अगर हम करेंगे वहां पे ये डिस्क लाइक होता है। तो हो न्यूक्लियस के बारे में जो आज हमारा टॉपिक था ये आपको पूरी अच्छी तरह समझ आया होगा। आप इसको घर में पूरी अच्छी तरह पढ़ोगे। अब इसका जो असाइनमेंट का काम है और इवैल्यूएशन का काम है वो मैं आपको ग्रुप पे यहाँ पे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी भी अपने व्हाट्सएप नंबर वेरीफाई नहीं किए हैं, प्लीज आज दिन के अंदर, आज और कल दिन के अंदर अपने आपके जो भी व्हाट्सएप नंबर्स है या पापा के जो आपके पास नंबर्स है, जो इंफॉर्मेशन आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, स्कूल अथॉरिटी की तरफ से मिली है, उसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपका जो वो इंफॉर्मेशन फॉर्म आपके पास मिला है उसी के हिसाब से उसको फिल करना है। फिर अपने जितने भी आपके पास इंचार्ज टीचर्स है, डिजिग्नेटेड टीचर्स है, उन तक वो पहुंचाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक फी अमानिल्लाह।